गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं गणपत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल GR स्टडी में। हमारी पिछली कक्षा चल रही थी राजस्थान के इतिहास में, जिसमें मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक आभार। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें चल रहा था उदय सिंह के बाद प्रताप, प्रताप के बाद अमर सिंह समाप्त हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, कल राय सिंह थोड़ा शुरू किया था, उसी क्रम में आगे हम बात करेंगे। राय सिंह बात चल रही है हमारे मेवाड़ के इतिहास की। शासक है हमारा राय सिंह। इस राय सिंह ने पिछला झील का निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे राजसमंद झील का निर्माण। और आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में राज समुद्र कहां पर है। तो समुद्र तो कहीं नहीं है, लेकिन इस राजसमंद झील को ही राजसमुद्र माना गया है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पहले पूछा गया है ये क्वेश्चन कि राजस्थान में राजसमुद्र कहां है। राजस्थान में राजसमुद्र तो कोई है ही नहीं, तो इस राजसमंद झील को ही राजसमुद्र माना गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछा गया है और चांस आ सकते हैं, क्योंकि पटवारी में ऐसे ही उठपटांग वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो ये राजसमंद झील है। इस झील पर विशेषता, इस झील की विशेषता, खास विशेषता क्या है? जब इस झील का निर्माण करवाया था तब कहा जाता है कि झील सुबह इसकी खुदाई होती थी, शाम को वापस जैसी जमीन थी वैसी की वैसी हो जाती। तब राय सिंह ने पूछा था ब्राह्मणों से, पंडितों से कि आखिर मामला क्या है। तो पंडितों ने कहा था कि इस झील को शुरू करने के लिए, इसकी खुदाई शुरू करने के लिए आपको एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो अविवाहित हो, मतलब कुंवारी हो, और उसके कान पे ऐसा कुछ निशान वगैरह कुछ ऐसा बताया है। तो वो लड़की मिली है मालवा में, जिसका नाम क्या है? घेवर, जो इतिहास में घेवर माता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। और ये जो घेवर माता है ये बिना पति के सती होने वाली है। बिना पति के ये सती हुई है, पूछ लिया जाएगा। और इसका मंदिर है जो राजसमंद झील के पास है, छोटा सा मंदिर है। आप कभी राजसमंद आपका जाना हो तो इस झील के दर्शन करने, उसके पास ही घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। छोटा सा मंदिर है, कोई खास इसकी विशेषता नहीं, लेकिन इसकी मेन विशेषता है कि बिना पति के ये सती हुई थी। तो इतिहास में इसी नाम से जानी जाती है घेवर माता। तो इससे मतलब शुरुआत करी थी, नींव रखी थी इस राजसमंद झील की। अब राजसमंद झील की और क्या खास विशेषता है? इस झील के किनारे इस झील के किनारे 9 चौकी बनी हुई है। मतलब 9 चौकी आप कह सकते हैं अपनी भाषा में पहाड़, इस तरह से 9 चौकी बनी हुई है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 9 चौकी पाल किस झील पर है? तो राजसमंद, ये हो गई 9 चौकी पाल। ठीक है ना। अब इस चौकी पर मतलब शिलालेख है, यहाँ पे शिलालेख कौन से? जैसे हमारे गांव में किसी सार्वजनिक क्षेत्र का, जैसे अभी सरकार नगर निगम के माध्यम से टॉयलेट वगैरह निर्माण करवाते हैं, कोई नेताजी आते हैं और फीता काट के जो एक शिलालेख, मतलब पत्थर की शिलालेख लगाते ना, क्या फलाना फलाना आदमी ने इसका उद्घाटन किया है या नींव रखी है, वही शिलालेख है। तो इस झील के किनारे 25 शिलालेख मिले हमें। शिलालेख किसके समय में लिखे हुए हैं? इसकी पहले तो भाषा जान लेते हैं। भाषा है इसकी संस्कृत। किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और इसी शिलालेखों का गए हैं राज प्रशस्ति।
और ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। एशिया की बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी यही होगी, एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है, किसने लिखवाए थे? राज सिंह ने लिखवाए थे। किसका इतिहास है यहाँ पर? तो जाहिर सी बात है राज सिंह ने लिखवाए, तो मेवाड़ का इतिहास ही है यहाँ पर, मेवाड़ का इतिहास। अब इस 25 शिलालेख पर तो मेवाड़ का इतिहास सारा लिखा गया नहीं है, तो जो बाकी वाला इतिहास है वो किसमें लिखा गया है? अमर काव्य वंशावली में लिखा गया है। याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट है ये चीज, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको सीधा यही रखना है, राय सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था। उस झील के किनारे गौर माता का मंदिर है जो बिना पति के सती हुई थी। ठीक है ना, तो ये राजसमंद झील है, इसमें 9 चौक की पाल है। आपको यदि देखने का मौका मिले तब तो आप देखने में बहुत ही शानदार ये पाल का निर्माण करवाया गया है। इस पर 25 शिलालेख है जो अभी तो टूटे फूटे हैं। ठीक है, और भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखे थे, और इसको राज प्रशस्ति कहते हैं, और ये एशिया की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। किसने लिखवाए? राज सिंह ने लिखे, और इस पर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण करवाया गया है। और जो बाकी वाला जो मेवाड़ का इतिहास है, क्योंकि 25 शिलालेख पर तो मेवाड़ का इतिहास लिख नहीं सकते, ठीक है, तो बाकी वाला जो इतिहास है वो अमर काव्य वंशावली के अंतर्गत लिखाया गया है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर हो दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करो। और इस पर शिलालेख में कितने श्लोक है ये भी पूछ लिया जाएगा आपको, तो 1917 श्लोक है, याद रखने आपको 1917 श्लोक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस शिलालेख में मीणा जाति का उल्लेख किया गया है, मीणा जाति का उल्लेख। ठीक है, तो याद रखनी है 1917 श्लोक है, मीणा जाति का उल्लेख है। ठीक है, तो मिटा दो इसको। अब बात करेंगे आगे। राय सिंह और औरंगजेब के बीच पहले काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कहा जाता है फिर ऐसा कुछ हुआ समय के अनुसार कि उनके संबंधों में खटास पैदा हुए थे। क्या कारण थे कि राय सिंह और औरंगजेब के बीच जो संबंध थे वो खराब होने शुरू हुए थे? तो 2-3 प्रमुख कारण हैं, वो आपको मैं एक एक करके बता दूंगा। ये है राय सिंह, कौन है? राय सिंह। ठीक है, और यहां पर है औरंगजेब। औरंगजेब जो एक मुगल वंश का क्या जाता है अंतिम शक्तिशाली कार्टून है ये। ठीक है ना, दो डेट याद रखने आपको। 1669 इसने एक अभियान चलाया था, क्योंकि औरंगजेब था ये कट्टर मुस्लिम था, शिया धर्म का पालन करता था और कट्टर मुस्लिम शासक था। ये मतलब बादशाह बनने के बाद नहीं, वो पहले भी कट्टर था अपने धर्म के प्रति। कहा जाता है कि अपने धर्म के प्रति इतना मतलब क्या कह सकते हैं उसको, वफादार था कि ये मुसलमानों मतलब दिन में पांच बार नमाज अदा करनी होती है, तो ये 5 बार नमाज पढ़ता था। ठीक है ना, और मुस्लिम धर्म में शराब का सेवन नहीं किया जाता है। तो बाकी वाले जो बादशाह बने थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, वो सारे गुटखा का शौकीन है, लेकिन वो इन गुटखा चीज में बच्ची हो। ठीक है, और फिर इसकी विशेषता है कि ज्यादा इस मतलब परिवार में रानी वगैरह ऐसा कुछ था नहीं इसका। बाकी वाले 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, और कहा जाता है कि शाहजहां के तो मतलब इतना प्रेम था कि कुछ 16 रानियां थी उसकी, और नूर जो मुमताज थी उससे तो बेपना इतना प्यार हुआ था कि वो 14वीं संतान को जन्म देते समय उसका मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना मतलब प्रेम वाला बात भी इसमें थी नहीं। ठीक है ना, और ये चाहता था कि येन केन प्रकरण भारत में जो काफिर यानी हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को अपना ले। और ऐसा भी उल्लेख आता है कि
औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर जो सजा लगती थी या जो कर लगवाए थे, ठीक है ना, तो उसको बचने के लिए इसने एक अभियान चलाया था कि आप इस कर को मतलब माफ कर दिए थे, आपकी जो सजा है उसको माफ कर दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। तो 1669 में इसने एक अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो अभियान। मंदिर तोड़ो अभियान। पहला कारण है राज सिंह और इसके मध्य अनबन होने के, तो इसमें क्या मैटर हुआ था क्या नहीं हुआ था। मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था और ये अभियान चलते चलते कहां पहुंचा, वृंदावन। वृंदावन फेमस क्या है, कृष्ण भगवान का मतलब कृष्ण भगवान से संबंधित है ये स्थान। मथुरा है, गुजरात है, इसमें 3-4 ऐसे स्थान आते हैं जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो मंदिर तोड़ो अभियान वृंदावन पहुंचा और वहां से पुजारियों ने 2 मूर्तियां ली थी। कौन कौन सी, एक तो श्रीनाथ जी की और दूसरी मूर्ति है द्वारिकाधीश की। दो मूर्तियां लेकर पहुंचे थे कहां, राज सिंह के पास। राज सिंह के पास पहुंचते तो इस द्वारिकाधीश मूर्ति को यही किस नदी के किनारे, रास नदी के किनारे गोमती नदी है और झील पूछ लिया जाएगा तो रासमंद, क्योंकि रासमंद झील भी गोमती नदी के किनारे है। तो रासमंद झील के किनारे इस द्वारिकाधीश मूर्ति की स्थापना करते हैं, ठीक है। और ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है इसको कहां स्थापित करते हैं, नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी से नाथद्वारा प्रसिद्ध हो गया, ठीक है ना। और नाथद्वारा में इस मतलब इस मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है और दिन में 8 बार पूजा होती है, 8 बार पूजा होती है, ठीक है ना। और नाथद्वारा की पिछवाइयां प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की पिछवाइयां प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि कहां की पिछवाइयां प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। ये मूर्तियां कहां से आई, वृंदावन से आई थी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान कब शुरू किया था, 1669, ठीक है ना। तो औरंगजेब मंदिर तोड़ता था और राज सिंह मंदिर बनवाता था। इस बात से लेकर उनके और उनके बीच में अनबन शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो एक कारण यह था। दूसरा कारण यह है, अब बात करते हैं हम 1679 यानी इसके 10 साल बाद, ठीक है ना। इसमें एक और एक नई शुरुआत करता है औरंगजेब। कौन सा, एक कर लगाता है, जजिया कर। जजिया कर लगाता है, ठीक है। किस पर, गैर मुस्लिम पर। गैर मुस्लिम लोगों पर यह लगता है जजिया कर। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है ना। और इस कर को मतलब नगर टैक्स के रूप में जाना जाता कब, शेरशाह के समय। शेरशाह कब आते हैं, हुमायूं और बाबर के बीच में आते हैं, ठीक है ना। बाबर का देहांत हो जाता है, हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं और उसके कुछ समय बाद शेरशाह आक्रमण करते हैं, ठीक है। और हुमायूं को गद्दी से निष्कासित कर दिया, और लेकिन कुछ समय बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तो फिर से वापस हुमायूं आ जाता है। तो शेरशाह के समय ये नगर टैक्स के रूप में जाना जाता था। और भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। और अकबर ने इसको बंद किया था, अकबर ने इसे 1564 में बंद किया और वापस पुनः शुरू किया था। कब किया था, 1575 में। और वापस अकबर कहीं अकबरी गेम खेलता हो, ठीक है, कहीं तो टैक्स लगाता हूं, कहीं नहीं लगाता हूं।
मजा लियो तो लोगों ने, ठीक है। तो अकबर ने इसको बंद कब किया था? 1564 में। 1575 में वापस शुरू किया था और पुनः बंद किया था 1579-80 के बीच में, ठीक है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन भारत के इतिहास में भी आ सकता है कि जजिया कर, भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और हम बात करें औरंगजेब की तो मुगल काल में आता है, तो ये भी पूछ सकते, इंडिया हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री में बने या नहीं, लेकिन इंडिया हिस्ट्री में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बात ये हो गई थी। तब कहा जाता है कि राणा सिंह ने एक पत्र लिखा था औरंगजेब को कि थारा दादा पढ़ता था, वे तो इन टैक्स ने बंद करियो एंड तुम नयो हम कहीं हरू करियो बाचो, ठीक है ना। और उस पत्र के नीचे लिखा हुआ है कि आपका शुभ चिंतन। लेकिन इतिहासकार अलग अलग मत प्रकट करते हैं कि ये पत्र किसने लिखा था? जसवंत सिंह ने। लेकिन जब औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था तो उससे 3 महीने पहले जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। फिर एक इतिहासकार आता है, उसके लिखा है ये पत्र शिवाजी ने लिखा है, लेकिन इस पत्र के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि आपका शुभ चिंतक। तो शिवाजी औरंगजेब के शुभ चिंतक है नहीं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पत्र है जो राज सिंह ने ही लिखा था। तो दूसरी बात हो गई, ठीक है ना। अब तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात और आगे आती है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान कब शुरू किया था? 1669। याद रखना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा पढ़ूंगा मैं। यदि आप शेयर नहीं करोगे ना तो फिर ऊपर से पटा के चला, आपका टाइम वेस्ट करता रहूंगा मैं, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आपसे लाइव जुड़ सकूं। यदि आप मुझे चाहते हो कि नहीं सर आप लाइव पढ़ो, तो आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाने हैं, ठीक है। औरंगजेब बात करें हम, इसने मंदिर तोड़ो अभियान शुरू कब किया था? 1669। मंदिर तोड़ो अभियान पहुंचा कहां? वृंदावन। वृंदावन से पुजारी भागे 2 मूर्ति लेकर, एक तो श्रीनाथ जी की और एक द्वारिका देश की। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति है कहां पर स्थापित की? नाथ द्वारा में, जिसकी दिन में 8 बार पूजा होती है, ठीक है। और नाथ द्वारा के पीछे यहाँ प्रसिद्ध है। और जो द्वारिकाधीश की मूर्ति है उसको राजसमंद झील के किनारे स्थापित करते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, देखने योग्य है, ठीक है ना। जब कभी भी आपको मौका मिले, और कहा जाता है कि राजस्थान में कृष्ण जी का जो मंदिर प्रसिद्ध है वो 2 ही प्रसिद्ध है, एक तो श्रीनाथ जी का और एक नाथ द्वारा का। श्रीनाथ जी और नाथ द्वारा एक ही बात है, द्वारिकाधीश का, ठीक है। दूसरी बात से अनबन क्या हुई थी? दूसरा, औरंगजेब ने शुरू किया था जजिया कर, कब किया था? 1679, ठीक है ना। ये टैक्स किस पर लगता था? गैर मुस्लिम लोगों पर। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। और इसने इस टैक्स को अकबर के समय नगर टैक्स के रूप में जाना जाता था, और अकबर ने इसे बंद कर दिया कब? 1564 ईस्वी में। लेकिन पुनः कुछ समय बाद शुरू कर दिया था 1575 में, और इसको पुनः वापस बंद कर दिया था 1579-80 के अंतर्गत, ठीक है। 2 बातें तो होगी राय सिंह और औरंगजेब के बीच अनबन होने के कारण। अब तीसरी और इंपोर्टेंट बात और आती है, ये है हमारा राजस्थान, और यह है राज सिंह, ठीक है। और ये है औरंगजेब। यहाँ एक बूंदी का शासक है, बूंदी का नहीं, किशनगढ़ ले लो पहले। किशनगढ़ एक रियासत है और इसका शासक है मान सिंह, ठीक है ना। और मान सिंह की बहन का नाम है चारू, बड़ा ही प्यारा नाम है चारू, जिसको इतिहास में चारुमती नाम से जाना जाता है। मान सिंह की बहन है चारू, इतिहास में इसको चारुमती के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है औरंगजेब ने मान सिंह को कहा भाई कि आपकी सिस्टर से मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है ना, पसंद आ गई मुझे और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तब मान सिंह एक छोटी रियासत थी, किशनगढ़ कोई बड़ी रियासत थी नहीं, तो इसने सोचा था कि हम औरंगजेब के सामने टिक तो पाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन
तो इस बात से सहमत हो गए और विवाह के लिए तैयार हो गए औरंगजेब। इस बात की भनक लगती है चारू को और चारू कहती है कि भाई औरंगजेब अच्छा नहीं है क्योंकि वो दाढ़ी वगैरह मुस्लिम शासक दाढ़ी वगैरह रखता। तो मैं आज युवा लोगों ने भी आज समझो कि दाढ़ी राखना और घड़ा फूटा नहीं लागो। ठीक है, उदाहरण देख लो चारू वालों। अब चारू विवाह तो औरंगजेब आदित्य होए, लेकिन विवाह किसके साथ होगा वो आप देखते रहिए। तो इस चारों ने सर्च किया था एक ऐसा आदमी को कि भाई वो औरंगजेब से पहले इससे शादी कर सके। तो सर्च किया और सर्च में आते ही राज सिंह का नाम आता है। राज सिंह बहुत ही हैंडसम बंदा था। ठीक है, राज सिंह का नाम आता है। इसने चारों को कहा था कि बात है ये कि मेरी शादी तय हो गई है औरंगजेब के साथ, लेकिन अब आप क्षत्रिय धर्म के हो। तो जब कहा जाता है कि चाहे आपका क्षत्रिय धर्म पालन करने वाला व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ संकट है तो उस संकट के समय आपको सहयोग करना ही होगा। तो ये बात राज सिंह को पता चलती है और ये चारों कहती है कि हंसनी कभी मुगलों के साथ नहीं रहती है, हंसनी कभी मुगलों के साथ नहीं रहती है और जिसके साथ रहना चाहती हूँ वो तुम। ठीक है ना। तो राज सिंह ने कहा कि भाई मान लो ठीक है, आप तो रेडी हो। ठीक है, तो एक बार इस मान सिंह को और यहाँ सवाल रोक देते हैं और एक इसमें और एक कहानी और ऐड होती है। ये हमारा राजस्थान का, ठीक है, आकृति है पतंगाकार, तो राजस्थान पतंगाकार है। ठीक है, और यह है बूंदी। ठीक है, क्या है बूंदी, और बूंदी में शासक है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह और इसकी बेटी है सैल कंवर, जो इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है कौन, सैल कंवर। तो इस सैल कंवर का विवाह किसके साथ होता है, रतन सिंह के साथ होता है। रतन सिंह है चुड़ावत। ठीक है, चुड़ावत रतन सिंह के साथ क्या होता है विवाह। अब देखो डाबरा, विवाह एक ऐसी चीज है अगर नई नई शादी हो नहीं उन टाइम आग की बाग की कोई नहीं दिखे वरना कोई दोस्त अकरा लागे कोई घरवाला अच्छा लागे, बस वो एक चांद टुकड़ो वही अच्छा लागे। तो इसकी भी मतलब नई शादी हुई थी। ठीक है ना, 4-5 दिन होया शादी है, यहाँ से संदेश आ जाता है, राय सिंह तैयार हो जाता है किसी चारुमती से विवाह करने के लिए। और जब राय सिंह को पता है कि औरंगजेब आएगा युद्ध होगा, तब राज सिंह मैसेज करता है, मैसेज भेजता है किसके पास, चुड़ावत रतन सिंह के पास, कि भाई मैं जा रही हूँ चारुमती में शादी करने और शायद औरंगजेब आप भी जावे तो थाने बीच में मोर्चो संभालना है। ठीक है, तो अब रतन सिंह का कर्तव्य है, इधर तो नई शादी हुई, इन्हें भी छोड़ने जा नहीं सके और उस साइड से राजा का आदेश है। आपने एक मूवी देखी होगी, मतलब ये रतन सिंह है, मतलब एक फौज में फौजी होता है ना, उसके समान इसकी कंडीशन हो जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी शायद, बॉर्डर मूवी। उस बॉर्डर मूवी में कहा जाता है कि युद्ध छिड़ जाता है और उस समय मतलब मोबाइल वगैरह थे नहीं। आज तो मोबाइल मैसेज डाल एक ग्रुप पे डाल दो सारे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उस समय रेडियो पर न्यूज आई थी, तो उसमें 2 बंदे थे जिसकी एक की तो सगाई हो रखी थी और घर में बैंड बाजा बज रहे थे, शादी होने की तैयारियां चल रही थी और मैसेज आया था रेडियो पर कि युद्ध छिड़ गया है और सैनिकों को वापस ड्यूटी पर बुलाया है। और एक भाई साहब जगह पर सुनील शेट्टी के तो वही गोल्डन नाइट थी और उसी समय सैनिक आ जाते हैं बाहर कि आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो मामला बहुत ही गंभीर हुए, लेकिन इतना बड़ा त्याग हर किसी के बस की बात नहीं, ये सिर्फ फौज ही कर सकती है। ठीक है, अरे फौज क्या पुलिस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फौज थोड़ी ज्यादा सख्त है इस मामले में, क्योंकि ऊपर से यदि आदेश आ जाता है कि सामने वाले को शूट करना है तो वो सामने वाला चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, वो ये नहीं देखते हैं कि इसके पास क्या पद है, कौन है, कहां से है, नहीं देखते हैं। ठीक है, उनको तो सीधा काम है शूट करना। तो रतन सिंह के पास
आदेश आया कि भाई युद्ध छिड़ गया है, मतलब छिड़ सकता है, तो आपको यहाँ आना है। अब नई नई शादी हो रही, ठीक है ना, कौन चाहता है बिछड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एक दो आते हैं कि नवविवाहित खड़ी है आपके सामने प्रेम पत्र लेके, नवविवाहित खड़ी है सामने प्रेम पत्र लेके, और कौन ये चाहती है कि अपनी सुहाग मतलब नवविवाहित चाहती है सामने प्रेम निमंत्रण लेके, कौन अपने मां गुजरती देखना चाहती है। तो रतन सिंह ना चाहते हुए भी यहाँ से घर से रवाना हुआ, तब पीछे देख रहा है, ठीक है ना, हाडी राय ऊपर जो थी खड़ी थी महलों में दिखाई दे रहा है। और कुछ समय आगे बढ़ने के बाद ना तो हाडी रानी को रतन सिंह दिखाई दे रहा है, ना रतन सिंह को हाडी रानी, तो दोनों के सामने अंधेरा हो गया। तब इस रतन सिंह ने एक प्लान बनाया था और एक व्यक्ति को भेजा था कि आप जाओ और हाडी रानी से कुछ सैलानी मतलब निशानी लेके आओ, ताकि मैं उसको देखते हुए युद्ध कर सकूं। और मतलब युद्ध देखो 5 दिन चले, 10 दिन चले, महीना, 2 महीना, 5 महीना, युद्ध का कोई भरोसा नहीं कितना लंबा चले, ठीक है। तो मैसेंजर गया हाडी रानी के पास, कहा था कि महाराज ने कहा है कि कुछ निशानी या सैलानी दो। तब हाडी रानी को लगा था कि यदि मैं इनको कुछ निशानी दूंगा तो इनका ध्यान उस निशानी पर होगा, ना कि युद्ध पर होगा। तो इसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और हाडी रानी ने अपना शीश काट कर भेज दिया था किसको, रतन सिंह को। तो इतिहास में हाडी रानी का उल्लेख इतना नहीं आता, लेकिन इस कहानी, इस घटना के माध्यम से हाडी रानी प्रसिद्ध हुई है कि चुड़ाउत मांगी सेनानी, शीश काट दियो सतरानी, ठीक है। तो इस नाम से प्रसिद्ध हुई है कौन, हाडी रानी। तब आगे बढ़ते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि रतन सिंह हाडी रानी का सर अपने गले में लटकाते हुए युद्ध करता है और उस युद्ध में मारा जाता है। युद्ध का स्थान समय कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है, कहीं कोई पहाड़ी के बीच युद्ध हुआ होगा, ठीक है ना, छोटी मोटी झड़प हुई जिसमें रतन सिंह भी मारा जाता है। अब इधर राय सिंह जो है शादी करके इस चारुमती को लेके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन 3 बातों से मतलब अनबन हो गई थी किसकी, औरंगजेब की, ठीक है ना। पहले अच्छे संबंध थे औरंगजेब के, ठीक है ना, लेकिन अब संबंध खराब हो गए। खराब होने के 3 कारण है, कौन कौन से, मंदिर तोड़ो अभियान, औरंगजेब मंदिर तोड़ता था लेकिन राज सिंह मंदिर बनवाता था। जजिया कर का विरोध राज सिंह ने किया था। फिर औरंगजेब जिससे शादी करना चाहता था उससे शादी राज सिंह ने कर ली थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार इसको वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसी है, आपको इस क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि शादी हो जाती है और फिर राज सिंह है जो कुंभलगढ़ जाता है, कुंभलगढ़ जाते हैं और बीच में किसी ने जहर दे दिया है, जहर की वजह से, जहर देने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है किसने जहर दिया किसने नहीं दिया, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको मिटा दो। अब बात करें आगे राज सिंह के बेटे जय सिंह की। यह था राज सिंह, सॉरी राज सिंह, इसका बेटा है जय सिंह। राज सिंह ने निर्माण किया था राजसमंद का और इसने निर्माण करवाया है जयसमंद झील का, ठीक है। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण किया था, जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण किया था। और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इस झील पर 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा है वो है बाबा का भांगड़ा, और जो छोटा है जिसका नाम है प्यारी। यानी इस झील पर 7 टापू का निर्माण करवाया गया था। झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा है बाबा का बागड़ा और छोटा है जो है उसका नाम है प्यारी। इसमें गोमती, जामरी, रूपा है नदियां,
गोमती, जामरी, रूपारेल नदी का पानी भी यहाँ पर आता है, ठीक है ना। और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुरजा, पुरजा के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है, राज्याभिषेक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आगे, छाप लो इसको एक बार। अब जो आगे के जो वेरी इंपोर्टेंट, इतना खास है नहीं, जो इंपोर्टेंट उनको शॉर्ट शॉर्ट बता दूंगा। बाकी जो अब आगे जो इतिहास रहेगा उनका संबंध जयपुर से होगा। जब हम जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे ना तो उस पर हम विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट बातें हैं वो फटाफट आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास को खासकर काफी टाइम हो गया और मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर दो। टाइम नहीं है। अब आते हैं अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। इनकी छोटी छोटी बातें वो आपको बता देता हूं कि जो अमर सिंह है इसके देवगिरी समझौता हुआ था इसके समय, एक देवगिरी समझौता किनके मध्य? मुगल बादशाह देवगिरी समझौता होता है किसके मध्य? बहादुर शाह के बीच, मुगल बादशाह बहादुर शाह के बीच, बहादुर शाह के बीच, ठीक है ना। किसके आपको पूछ ले जाएगा देवगिरी समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो देवगिरी समझौता अमर सिंह द्वितीय के समय होता है। अब आता है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के समय शीतला माता का मंदिर निर्माण कर होता है, शीतला माता मंदिर का निर्माण, वेद मंदिर का निर्माण, और इसने वेद प्रशस्ति भी लिखी थी, वेद प्रशस्ति लिखवाई, और जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने, जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण, ठीक है। अब बात करते हैं हम जगत सिंह की। जगत सिंह वो भी कौन सा? सेकंड। तो जगत सिंह सेकंड क्या करता है? जग मंदिर पहले बना दिया था किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने। अब ये जगत सिंह सेकंड है तो जग निवास मंदिर पहले बन गया था, पीछे क्या बचा? निवास बना, जग निवास महल का निर्माण कहां पर हुआ था? पिछोला झील में, ठीक है ना। और क्या करवाया था इसने? इसका एक दरबारी था नेकराम, जिसने जगत विलास ग्रंथ लिखा था, दरबारी नेकराम, इसने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। और इसके समय हुर्रियत सम्मेलन हुआ था। तो आपको टाइम पूछ लिया जाएगा 1734 ईस्वी कि हुर्रियत सम्मेलन कब हुआ था। यानी हुर्रियत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने की थी, ठीक है। इसके बाद आता है भीम सिंह। भीम सिंह। और आप हुर्रियत सम्मेलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इन सारी बातों पर आपको मैं जब जयपुर का इतिहास पढ़ाऊंगा ना तब आपको बता दिए जाएंगे। अब आता है भीम सिंह। भीम सिंह एक तारीख याद रखना, 22 जनवरी 1818 की जो साइक संधि है ईस्ट इंडिया से, इसने साइक संधि की थी, ईस्ट इंडिया से साइक संधि, ठीक है। भीम सिंह के समय ईस्ट इंडिया
से सहायक संधि होती है, कब होती है, तारीख याद रखना आपको 22 जनवरी 1818, ठीक है ना। और भीम सिंह का क्या खास क्या बात है, इसके समय एक आडा किशन है जिसने भीम विलास ग्रंथ लिखा था। इसके समय एक व्यक्ति है आडा किशन, भीम विलास ग्रंथ लिखा था इसने, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जवान सिंह। जवान सिंह के समय ऐसा कुछ खास है नहीं, इसने जल निवास का निर्माण करवाते हैं। फिर आता है स्वरूप सिंह, यहां लिख देता हूं जवान सिंह, जल महल का निर्माण कहां, पिछोला झील में, ठीक है ना। पिछोला के अंतर्गत ही जल महल का निर्माण करवाता है। इसके समय नेपाल के जो शासक है वो अपने पूर्वजों का इतिहास जानने के लिए नेपाल का शासक राजा राजेंद्र अपने दरबारियों को भेजता है, किसके समय, इस जवान सिंह के समय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करें अमर सिंह सेकंड की, ठीक है। तो इसके समय क्या हुआ था, देवबारी समझौता हुआ था किसके मध्य, मुगल बादशाह बहादुर शाह के बीच में, ठीक है। फिर आता है संग्राम सिंह द्वितीय, शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है, वेद मंदिर निर्माण करवाता है और इसने वेद प्रशस्ति भी लिखवाई थी, ठीक है। और इसने जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। फिर हम बात करते हैं जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय ने क्या करवाया था, जगनिवास महल का निर्माण करवाया था, कहां पर, पिछोला झील में। और इसका एक दरबारी है जिसका नाम है नेकराम, जिसने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। पूछ लिया जाएगा जगत विलास ग्रंथ किसने लिखा, तो नेकराम ने लिखा था। और जो वर्ल्ड सम्मेलन है वो किसके समय हुआ था, जगत सिंह के समय। कब हुआ था, 1734 ईस्वी। इसकी इसने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अब आता है भीम सिंह, ठीक है ना। भीम सिंह क्या करता है, 22 जनवरी 1818 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेता है, ठीक है। और इसमें एक दरबारी कवि है जिसका नाम है आडा किशन, इसने भीम विलास ग्रंथ लिखा था। अब आता है जवान सिंह। जवान सिंह इसने जल महल का निर्माण करवाया, कहां पर, पिछोला झील में। और नेपाल के राजा राजेंद्र ने अपने पूर्वजों को जानने के लिए अपने दरबारियों को भेजा था मेवाड़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो बात करेंगे, हम बात करते हैं स्वरूप सिंह की। स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह ने क्या कहा था, मतलब जो मुख्य कार्य है उसमें कौन कौन से आते हैं। इसने एक तो रूपशाही सिक्के चलाए थे, रूपशाही सिक्के चलाए। और इसी स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी थी, अंग्रेजों को शरण दी, कहां पर, जग मंदिर में। इसने जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था। आकाशीय बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण, ठीक है। और इसमें एक महिला आती है जिसका नाम है एंजाबाई, एंजाबाई। यह अंतिम सती होती है इसके समय, ठीक है। तो स्वरूप सिंह के समय 4 बातें याद रखनी है। इसने रूपशाही सिक्के चलाए थे, अंग्रेजों को शरण दी थी, कहां पर, जग मंदिर में, ठीक है। पहले किसने शरण दी थी अंग्रेजों को, मतलब उस समय आया था कौन, जहांगीर, ठीक है ना। जब उसने विद्रोह किया था तब जहांगीर को शरण दी थी, कहां, जग मंदिर में। सॉरी, शाहजहां को शरण दी जहांगीर से विद्रोह करके, ठीक है ना। खुरम शाहजहां का नाम था, ठीक है। तो विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करता है एंजाबाई, अंतिम रूप से यहाँ पर सती होती है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। इसके समय आते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, दयानंद
सरस्वती। तो इसने एक परोपकारी कारिणी सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है सज्जन सिंह। और इसने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। और एक सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, ठीक है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करा था। और ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है? बांसदरा की पहाड़ी है, बांसदरा की पहाड़ी, ठीक है ना। बांसदरा की पहाड़ी पर है सज्जनगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कौन करवाता है? सज्जन सिंह करवाता है। परोपकारी सभा का अध्यक्ष है कौन? सज्जन सिंह। किसके नेतृत्व में स्थापना होती है? दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और एक सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो हम बात करें स्वरूप सिंह, इसने रूपशाही सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। और अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के समय शरण दी थी कहां पर? जग मंदिर में। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाता है कौन? स्वरूप सिंह। और एंजाबाई अंतिम सती होती है इसके समय। हम बात करें सज्जन सिंह, ये इसके समय आए थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इसने परोपकारी सभा की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष होते हैं सज्जन सिंह, ठीक है। परोपकारी सभा पूछ ली जाएगी कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था सज्जन सिंह। और ये परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। डेट याद रखना है, एग्जाम पहले भी पूछा गया है, 1883 में, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट बचा है इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब लास्ट भीम सिंह ले लेते हैं, जो एकीकरण के समय यहाँ का राज प्रमुख होता है, ठीक है। बाकी कोई खास है नहीं, और जो भी होंगे वो हम जयपुर के इतिहास में पढ़ा देंगे। यानी भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, ठीक है। भूपाल सिंह एकीकरण के समय यहाँ का शासक होता है, एकीकरण के समय। जब हम एकीकरण पर चर्चा करेंगे तब इस पर विस्तार पूर्वक वर्णन कर लेंगे। तो आज का हमारा मेवाड़ का इतिहास यही समाप्त होता है। क्लास कैसे लगी? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये भी बताना क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। और आपको ये आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊं, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।